हेलो गाइस। तो आज हम बात करेंगे थर्मोडायनेमिक्स के सेकंड पार्ट की। तो हमने स्टार्टिंग में बेसिक्स में क्या पढ़ा था? थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, थर्मो प्लस डायनेमिक्स, डेफिनेशन के बारे में पढ़ा था। एम्स क्या है, सिस्टम क्या है, सराउंडिंग क्या है, बाउंड्री क्या है, यूनिवर्स क्या है, सिस्टम कितनी तरह का होता है, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम, उन सब के बारे में पढ़ा था। अप्रोच कितनी तरह के थर्मोडायनेमिक्स में, दो तरह के, मैक्रोस्कोपिक, ठीक है। प्रॉपर्टीज़, टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज़ कितने हैं? दो तरह की प्रॉपर्टीज़ है, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव। इंटेंसिव मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ मास एंड साइज है, एक्सटेंसिव मतलब डिपेंड्स ऑन मास एंड साइज, ठीक है। उनके एग्जांपल्स वगैरह थे। तो इनके एग्जांपल्स जो हैं वो याद रखने हैं, क्योंकि क्वेश्चन में ये सारी प्रॉपर्टीज़ दे करके पूछेगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंटेंसिव, विच वन इज एक्सटेंसिव, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आज हम इसके आगे बात करेंगे, ठीक है। इसके आगे हम बात करेंगे कि हमने इंटेंसिव एक्सटेंसिव की बात कर दी, ठीक है। तो जनरली थर्मोडायनेमिक्स में जितने भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ हैं उनको एक्स एक्सिस पर, और जितने इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ हैं उनको वाई एक्सिस पर दिखाते हैं, ठीक है। जैसे प्रेशर, तो प्रेशर हमेशा जनरली वाई एक्सिस पे और वॉल्यूम एक्स एक्सिस पे। जैसे पीवी डायग्राम बनाते हैं तो प्रेशर वाई एक्सिस, वॉल्यूम एक्स एक्सिस। या टीएस डायग्राम बनाएंगे टेम्परेचर और एंट्रोपी का, तो टेम्परेचर इंटेंसिव है वाई एक्सिस पे, एंट्रोपी एक तरह की एनर्जी है तो वो एक्सटेंसिव है तो एक्स एक्सिस पे, ठीक है। तो ये होता है, लिख लो नोट में। जनरली we take extensive properties on x-axis and intensive properties on y एक्सिस इन थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। तो जनरली क्या है कि जितने भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ हैं उनको एक्स एक्सिस पे, और जितने भी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ हैं उनको वाई एक्सिस पे लिखते हैं, ठीक है। अब इंटेंसिव और एक्सटेंसिव के कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। इंटेंसिव में देखो, नोट करके लिखो, कुछ इंपॉर्टेंट नोट है। रेशियो ऑफ two extensive properties are intensive। मतलब अगर दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ है उनका रेशियो ले लो तो वो इंटेंसिव हो जाती हैं। जैसे मास अपान वॉल्यूम, मास क्या है, एक्सटेंसिव है, वॉल्यूम क्या है, एक्सटेंसिव है। इन दोनों का रेशियो ले लिया तो इंटेंसिव बन गया, जो क्या आता है, डेंसिटी, ठीक है। एग्जाम्पल है, द रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आर इंटेंसिव। दूसरा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी पर यूनिट मास इज इंटेंसिव मतलब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज अगर कोई दी है उसको मास बटे मास कर दें तो वो इंटेंसिव हो जाएगी। जैसे कोई भी प्रॉपर्टी, जैसे कोई भी प्रॉपर्टीज है उसको मास से डिवाइड कर दो, जैसे वॉल्यूम पर यूनिट मास। वॉल्यूम क्या है, एक्सटेंसिव, डिवाइडेड बाई मास, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी पर यूनिट मास, ये क्या हो जाएगा, इंटेंसिव
क्या हो जाएगा, इंटेंसिव। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज पर यूनिट मास इज इंटेंसिव। फिर जितनी भी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ है, ऑल स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़, ऑल स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़, ऑल स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ आर इंटेंसिव, ऑल स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ आर इंटेंसिव। कैसे होता है पता है, ठीक है। ऑल स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज आर इंटेंसिव, क्योंकि स्पेसिफिक जहाँ पे लग गया, स्पेसिफिक जहाँ पे लग गया, स्पेसिफिक मतलब पर यूनिट मास, स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक डेंसिटी, ठीक है, ये सब के पर यूनिट मास। तो ऑल स्पेसिफिक प्रॉपर्टी जहाँ पर स्पेसिफिक वर्ड लग गया वो समझ लेना है कि इंटेंसिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई, हमने बताया था स्टार्टिंग से ही, ठीक है। तो जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ के हैं वो पॉइंट फंक्शन है। यहाँ पर लिख लो थोड़ा, ये इम्पोर्टेंट नोट है, यहाँ पर लिख लो, प्रॉपर्टीज़ आर पॉइंट फंक्शन, पॉइंट फंक्शन, प्रॉपर्टीज़ आर पॉइंट फंक्शन। पॉइंट फंक्शन को स्टेट फंक्शन भी बोलते हैं। प्रॉपर्टीज़ आर पॉइंट फंक्शन आर स्टेट फंक्शन। इट मे बी एक्सटेंसिव और इंटेंसिव। कहने का मतलब प्रॉपर्टीज़ जो है वो पॉइंट फंक्शन है, वो एक्सटेंसिव भी हो सकती है, इंटेंसिव भी हो सकती है। इधर देख लो, प्रॉपर्टीज़ जो है वो इंटेंसिव भी हो सकती है, एक्सटेंसिव भी हो सकती है। तो इंटेंसिव एक्सटेंसिव दोनों क्या है, एक पॉइंट फंक्शन है, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज आर पॉइंट फंक्शन, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट एट एनी पॉइंट, ठीक है। प्रॉपर्टीज आर एग्जैक्ट डिफरेंशियल, प्रॉपर्टीज आर एग्जैक्ट डिफरेंशियल, ठीक है। मतलब प्रॉपर्टीज़ को डिफरेंशिएशन कर सकते हैं प्रॉपर्टीज़ का, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो रास्ते पे डिपेंड नहीं करती, पाथ पे डिपेंड नहीं कर सकती, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ आर इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, आर इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। प्रॉपर्टीज़ रास्ते पर डिपेंड नहीं करती कि किस रास्ते से जा रही है, ठीक है, और बस इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करती है। इसीलिए इसको बोलते हैं प्रॉपर्टीज़ आर पॉइंट फंक्शन, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ आर पॉइंट फंक्शन, प्रॉपर्टीज़ आर नॉट पाथ फंक्शन। प्रॉपर्टीज़ पॉइंट फंक्शन है, ये पाथ पे डिपेंड नहीं कर सकती, ठीक है। जैसे हमने पीछे बताया, इंटेंसिव एक्सटेंसिव को चेक करने के लिए मान लो ये एक कंटेनर है, ठीक है। इस कंटेनर में गैस भरे हैं, पूरा गैस है, इस कंटेनर में पूरा गैस है। तो इसका कुछ प्रेशर है, कुछ टेम्परेचर है, कुछ वॉल्यूम है, कुछ मास है, मान लेते हैं। तो कैसे पता चला कि इंटेंसिव है एक्सटेंसिव है, इन प्रॉपर्टीज़ को देख करके देखो। अगर इसमें हमने पार्टीशन कर दिया, क्या किया, पार्टीशन कर दिया, आधा आधा भाग में बांट दिया कंटेनर को। मान लो ये एक रूम है, रूम के अंदर गैस भरी है, उसका कुछ प्रेशर, टेम्परेचर है, वॉल्यूम है, मास है। अगर हमने रूम को आधा कर दिया, रूम को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो उस जो गैस का प्रेशर है पूरे रूम में, वो डिवाइड करने के बाद भी प्रेशर वही रहेगा, प्रेशर क्या होगा, वही रहेगा। तो गैस का जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर भी वही रहेगा, सेम पूरे रूम का, पूरे गैस का टेम्परेचर सेम रहेगा, पूरे गैस का प्रेशर सेम रहेगा, भले उसको डिवाइड कर दें। वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम आधा हो जाएगा। वॉल्यूम क्या होएगा, वॉल्यूम आधा हो जाएगा,
क्यों? उसकी लंबाई चौड़ाई घट जा रही है, आधा पार्टीशन कर दे रहे हो, आधे भाग में बांट दे रहे हो तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। मास भी आधा हो जाएगा, उसका द्रव्यमान आधा हो जाएगा। मास क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा, द्रव्यमान आधा हो जाएगा। तो जिसमें कुछ चेंजेस आ गए वो क्या हो गया? एक्सटेंसिव। मतलब ये डिपेंड कर रहा है किस पे? साइज पे, मास पे डिपेंड कर रहा है। मास बदलने पर बदल जा रहा है, साइज बदलने पर बदल जा रहा है, तो ये क्या हो गई? एक्सटेंसिव। और जो चेंज नहीं हुई वो क्या हो गई? इंटेंसिव। आई बात समझ में? तो प्रॉपर्टीज़ में कुछ इंपॉर्टेंट नोट थे। प्रॉपर्टीज़ आर पॉइंट फंक्शन और स्टेट फंक्शन, इट मे बी एक्सटेंसिव और इंटेंसिव। मतलब प्रॉपर्टीज़ पॉइंट फंक्शन है, वो एक्सटेंसिव और इंटेंसिव कुछ भी हो सकते हैं। तो जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, जितने भी एग्जांपल बताए हैं, वो पूरे क्या है? प्रॉपर्टीज़ है। अब उसमें से कुछ एक्सटेंसिव है, कुछ इंटेंसिव है। कैसे छांटना है, कैसे पता करना है विच वन इज़ द इंटेंसिव, विच वन इज़ इंटेंसिव, ये कैसे पता करना है बता दिया है तरीका। प्रॉपर्टीज़ जो है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, उसका डिफरेंशिएशन हम कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज़ आर इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। प्रॉपर्टीज़ जो है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करती, रास्ते पर डिपेंड नहीं करती कि किस रास्ते से जा रही हैं, ठीक है? वो बस पॉइंट पे डिपेंड करती हैं, पॉइंट फंक्शन है, ठीक है? दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ का रेशियो इंटेंसिव होता है, दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ का रेशियो इंटेंसिव, और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ पर यूनिट मास इंटेंसिव, और जितनी भी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ है वो इंटेंसिव, ठीक है? इतनी चीज़ें मैंने बताई थी। और हमने ये बताया कि अगर कोई सिस्टम है पार्टीशन इनटू इक्वल पार्ट्स, तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी विल बी सेम। तो जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है वो सेम रहेगी, लेकिन जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है वो चेंज हो जाएगी। लिख लो नोट में, इफ अ सिस्टम इज partitioned into two equal parts, then intensive property of each part, intensive property of each part will remain same, but extensive property of each part will be half, ठीक है? कह रहा है अगर कोई एक सिस्टम है उसका पार्टीशन कर गया दो पार्ट में, तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी इस पार्ट विल बी रिमेन सेम। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो है वो सेम रहेगी, लेकिन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी विल बी हाफ, ठीक है? ऐसा समझ में? तो जितनी भी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ हैं, अगर उसका सिस्टम का पार्टीशन कर रहे हो तो वो उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं आएंगे, वो सेम ही रहेगी। लेकिन अगर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ है, उसका सिस्टम का पार्टीशन हो रहा है, तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ जितने पार्ट में पार्टीशन हो रहा है उतना चेंजेस आएगा, ठीक है? तो ये हो गया इसके बारे में, इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में। अब हमने बताया था ऑल स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ आर इंटेंसिव, जैसे स्पेसिफिक वॉल्यूम, एग्जाम्पल में लिख लो, स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक डेंसिटी, स्पेसिफिक एंथैल्पी, ठीक है? इटीसेट्रा और भी सारे। ऐसे में प्रॉपर्टीज़ आर इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, प्रॉपर्टीज पाथ पे रास्ते पर डिपेंड नहीं करती, ठीक है? यहीं पर एक और लिख लो कि अगर एक्सटेंसिव और इंटेंसिव का मल्टीप्लिकेशन हो जाए, किसका? प्रोडक्ट ऑफ एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव
इज एक्सटेंसिव। इंटेंसिव और एक्सटेंसिव का मल्टीप्लिकेशन जो होएगा वो क्या हो जाएगा, एक्सटेंसिव। जैसे m इंटू ए, एम इंटू ए, एम क्या है एक्सटेंसिव, ए क्या है इंटेंसिव, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो क्या बनता है एफ। तो ये क्या हो गया इंटेंसिव, एक्सटेंसिव, क्या हो गया एक्सटेंसिव। फोर्स क्या है, फोर्स क्या है एक्सटेंसिव, ठीक है। तो एक्सटेंसिव इंटू इंटेंसिव इज इक्वल टू एक्सटेंसिव, ऐसा नहीं याद रखना है। तो ये छांटने में हमको आसानी होगी। जैसे स्पीड है, एक्सेलरेशन है, ठीक है, स्पीड है, एक्सेलरेशन है, प्रेशर है, टेम्परेचर है, डेंसिटी है, ठीक है, थर्मल कंडक्टिविटी है, विस्कोसिटी है, सुपर सरफेस टेंशन है, वेलोसिटी है, एलिवेशन है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो इंटेंसिव, तो इंटेंसिव एक्सटेंसिव ये सब छांटना आ गया। इंटेंसिव एक्सटेंसिव के बारे में छोटे छोटे पॉइंट थे वो भी हमने बता दिया, ठीक है। पार्टीशन के बारे में भी बता दिया हमने। अब बात करते हैं कुछ थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम के बारे में। किसके बारे में, थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम के बारे में। या थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम के बारे में बात कर लेते हैं। थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम। थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम क्या है, इसको शॉर्ट लैंग्वेज में हम थोड़ा समझने के लिए लिखेंगे कि कोई भी सिस्टम है वो थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम में तब है जब वो साइमल्टेनियसली मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में हो, थर्मल इक्विलिब्रियम में हो, केमिकल इक्विलिब्रियम में। हम थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम को अपने समझने के लिए लिख रहे हैं TE, थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम प्लस थर्मल इक्विलिब्रियम प्लस केमिकल इक्विलिब्रियम। कोई भी सिस्टम थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम में तभी होगा जब वो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में, वो सिस्टम मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में भी हो, थर्मल इक्विलिब्रियम में भी हो और केमिकल इक्विलिब्रियम में भी हो, ठीक है। कोई भी सिस्टम लिख लो यहाँ पर। चलो अच्छा अभी बताता हूँ। थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम, ठीक है। ये मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, इक्वलिटी ऑफ फोर्स, क्या इक्वलिटी ऑफ फोर्स और प्रेशर। फोर्स को कभी कभी कपल भी बोलते हैं, COUPLE, कपल। इक्वलिटी ऑफ फोर्स और कपल और प्रेशर, ठीक है। मतलब प्रेशर और फोर्स जो है वो चेंज नहीं होंगे, देयर शुड नॉट बी चेंज इन प्रेशर, ठीक है। नो अनबैलेंस्ड फोर्स, दैट इज नो अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। इक्वलिटी ऑफ फोर्स होगा। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का मतलब उस सिस्टम में इक्वलिटी ऑफ फोर्स होगा या इक्वलिटी ऑफ प्रेशर होगा, हर जगह पे प्रेशर सेम होएगा, ठीक है। थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब इक्वलिटी ऑफ टेम्परेचर, क्या इक्वलिटी ऑफ टेम्परेचर, मतलब देयर इज नो टेम्परेचर ग्रेडियंट, मतलब टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए। व्हेन
there is no temperature gradient. ठीक है, that is temperature should not change. टेम्परेचर शुड नॉट चेंज, मतलब टेम्परेचर सेम रहेगा पूरे सिस्टम का. ठीक है, पूरे सिस्टम का टेम्परेचर सेम रहेगा. ठीक है, अब बात करते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम की. क्या? केमिकल इक्विलिब्रियम. केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है? इक्वलिटी ऑफ केमिकल कंपोजिशन. इक्वलिटी ऑफ केमिकल कंपोजिशन. ठीक है, इक्वलिटी ऑफ केमिकल कंपोजिशन. ठीक है, मतलब कोई भी स्पॉन्टेनियस चेंज नहीं होगा इसके इंटरनल स्ट्रक्चर में. ठीक है, दैट इज नो केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस. मतलब उसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगा. तो कोई पूछेगा कि थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम क्या है, तो थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम में ये तीनों आ जाएंगे. मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम. ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम का मतलब तीनों आएंगे. मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम. यहाँ पर डेफिनेशन क्या हो जाएगा थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम का? अ सिस्टम इज said to be in thermodynamics equilibrium if simultaneously it is in मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम, एंड केमिकल इक्विलिब्रियम. ठीक है, कोई भी सिस्टम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में तभी कहा जाएगा जब वो साइमल्टेनियसली समान रूप से मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में भी हो, थर्मल इक्विलिब्रियम में भी हो और केमिकल इक्विलिब्रियम में भी हो. जब ये तीनों इक्विलिब्रियम होंगे तभी वो सिस्टम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में होगा. मतलब उसमें कोई भी फोर्स में चेंजेस नहीं आने चाहिए. इक्वलिटी ऑफ फोर्स होना चाहिए, इक्वलिटी ऑफ टेम्परेचर होना चाहिए और इक्वलिटी ऑफ केमिकल कंपोजिशन होना चाहिए. तभी वो सिस्टम थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम होगा. ठीक है, ये हो गया थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम. एक चीज़ है, एक टॉपिक है कॉन्टिनम. कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिनम. कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटिनम. कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटिनम क्या है? इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग मैटर कैन बी ट्रीटेड एज कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड. इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग मैटर को कैसे ट्रीट किया जाएगा कि वो कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड है. मतलब उसमें कोई गैप नहीं है, कोई वॉइड्स नहीं है. देयर इज़ नो वॉइड्स और गैप्स. लिख लो. अकॉर्डिंग टू दिस मैटर कैन बी
treated as continuously distributed means there is no voids or gaps। मतलब उस पदार्थ के बीच में कोई भी voids और gaps अगर नहीं है, कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, कॉन्टिनम। ठीक है, ये कॉन्टिनम कब अप्लाई किया जा सकता है, लिख लो, कॉन्टिनम इज अप्लाइड व्हेन, कब अप्लाई करल जाई, पहला लाइन बाय लाइन हो, जब मैटर का हो लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन का मतलब कंटिन्यूअस हो, क्या हो, कंटिन्यूअस हो, मतलब कंटिन्यूअस एंड होमोजीनियस मैटर हो, नो गैप। कंटिन्यूअस एंड homogeneous matter, that is no gap। ठीक है, दूसरा, ये जब मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा नंबर में होंगे तभी कॉन्टिनम का कॉन्सेप्ट आएगा। एप्लीकेबल फॉर लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तीसरा, मीन फ्री पाथ शुड बी लेस देन सिस्टम डायमेंशन, ठीक है। मीन फ्री पाथ शुड बी लेस देन सिस्टम डायमेंशंस, ठीक है, फॉर गैसेस, गैस के लिए, ठीक है। ये जो कॉन्टिनम का आइडिया जो है वो हमको हेल्प करता है कि प्रॉपर्टीज़ जो है वो पॉइंट फंक्शन है, ठीक है। इतनी चीज़ें तो समझ में आ गई होंगी सबको, आई होप सो। ये सारी चीज़ें तो हो गई, अब आगे एक छोटी सी चीज़ बात कर लेते हैं होगा कि पॉइंट फंक्शन और स्टेट फंक्शन के बारे में हमने पहले ही बता दिया, पॉइंट फंक्शन और पाथ फंक्शन के बारे में। तो थोड़ा लिख लेते हैं कि पाथ फंक्शन जो है, हमने पॉइंट फंक्शन के बारे में तो जान लिया कि हाँ प्रॉपर्टीज़ पॉइंट फंक्शन है, वो इंटेंसिव एक्सटेंसिव कुछ भी हो सकती है, ठीक है, और वो पाथ पे डिपेंड नहीं करती। तो पाथ फंक्शन क्या है, पाथ फंक्शन वो है कुछ ऐसी इंटेंसिव और एक्सटेंसिव के बाद में कुछ ऐसी क्वांटिटी हैं विच कैन नॉट बी लोकेटेड ऑन अ ग्राफ बाय अ पॉइंट, बट उसको हम एरिया के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा चलो हम यहाँ से शुरू करते हैं पॉइंट फंक्शन से। क्या, पॉइंट फंक्शन, किसके, पॉइंट फंक्शन। अब पॉइंट फंक्शन क्या है, जब दो कोऑर्डिनेट को ग्राफ पर लोकेट किया जाता है तो वो एक पॉइंट डिफाइन करती हैं, ठीक है, एंड वो जो दो प्रॉपर्टीज़ ग्राफ पे हैं वो एक स्टेट डिफाइन करती हैं कि 1 से 2 तक अवस्था। तो जो प्रॉपर्टीज़ है उसको पॉइंट फंक्शन बोलते हैं, इसलिए लिख लो, व्हेन टू कोऑर्डिनेट्स आर located on the graph, they
डिफाइन अ पॉइंट। जब दो कोऑर्डिनेट को ग्राफ पर लोकेट किया जाता है तो वो एक पॉइंट डिफाइन करती है, ठीक है। एंड द टू प्रॉपर्टीज ऑन अ ग्राफ डिफाइन अ स्टेट, ठीक है। सो these properties are called point function, ठीक है। तो ये किसी भी इंस्टेंट पे हम मेज़र कर सकते हैं इसको। ये पाथ के हिस्ट्री पे डिपेंड नहीं करती। पॉइंट फंक्शन जो है वो पाथ के हिस्ट्री पर डिपेंड नहीं करती। इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ हिस्ट्री, मतलब पाथ की हिस्ट्री पे, रास्ते पे डिपेंड नहीं करेगा कि कौन कौन से रास्ते से गई, ठीक है। ये पॉइंट फंक्शन। नेक्स्ट है पाथ फंक्शन। वो क्या है? कुछ ऐसी क्वांटिटीज विच कैन नॉट बी लोकेटेड ऑन अ ग्राफ बाय अ पॉइंट। There are certain quantity which cannot be located on a graph by a point, but these can be represented by area। ऐसे में वैसे तो सारी प्रॉपर्टीज़ को हम ग्राफ पे लोकेट कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको ग्राफ पे लोकेट नहीं कर सकते पॉइंट के द्वारा, तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एरिया के द्वारा, ठीक है। तो क्या कहलाती है? पाथ फंक्शन। It depends on path history। ये किस रास्ते से जा रही है उस पर डिपेंड करता है। 1 से 2 जा रही है, 2 से 1 जा रही है, क्या जा रही है उस पर डिपेंड करेगा, और एरिया अलग अलग आएगा, ठीक है। तो एग्जांपल्स क्या हैं? पॉइंट फंक्शन के एग्जांपल्स। पॉइंट फंक्शन के एग्जांपल इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव। इंटेंसिव और एक्सटेंसिव के जो एग्जांपल होंगे वो पॉइंट फंक्शन के एग्जांपल होंगे। पाथ फंक्शन के एग्जांपल क्या होंगे? हीट, वर्क, ये क्या है? पाथ फंक्शन है, ठीक है। एक नोट में लिख लेना, एंट्रोपी क्या है? एक तरह की एनर्जी है। तो जब एनर्जी है तो वो पॉइंट फंक्शन में आएगी, ठीक है। तो एंट्रोपी इज अ पॉइंट फंक्शन। एंट्रोपी इज अ पॉइंट फंक्शन, बट एंट्रोपी जनरेशन is a path function। ठीक है, क्योंकि एंट्रोपी जनरेशन हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा, इट गिव्स अ पॉजिटिव वैल्यू। तो क्वेश्चन में इंजीनियरिंग सर्विसेज में या गेट में स्टेटमेंट दे के कभी कभी पूछा हुआ है कि एंट्रोपी क्या है? पॉइंट फंक्शन है, और एंट्रोपी जनरेशन क्या है? पाथ फंक्शन है। तो एंट्रोपी जो है, सिर्फ एंट्रोपी दिया है तो वो पॉइंट फंक्शन है, क्योंकि वो एक तरह की एनर्जी। लेकिन एंट्रोपी जनरेशन दिया है तो वो पाथ फंक्शन है। ये रिमेंबर करना, नोट करके रखिए, ठीक है। अच्छा, हमने पीछे जो है लेक्चर्स में मैंने बताया होगा
तो हमने प्रोसेस वगैरह बताया होगा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस वाले चैप्टर में, उसमें हमने चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, इन सब के बारे में पढ़ा था ना। तो उसमें डिफरेंट प्रोसेस पढ़े थे हमने, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, आइसोथर्मल। तो हमने कुछ ग्राफ वगैरह बनाया था, तो वो प्रोसेस है। तो प्रोसेस जनरली दो तरह के होते हैं, एक क्वेसी स्टैटिक प्रोसेस, एक नॉन क्वेसी। क्वेसी स्टैटिक प्रोसेस और नॉन क्वेसी स्टैटिक। लिखो प्रोसेस, पहला क्वेसी स्टैटिक, दूसरा नॉन क्वेसी स्टैटिक। क्वेसी स्टैटिक जो है ये दो वर्ड से बना है, क्वेसी प्लस स्टैटिक। क्वेसी मतलब ऑलमोस्ट, स्टैटिक मतलब रेस्ट। ऐसा प्रोसेस जो ऑलमोस्ट रेस्ट हो, लगभग रेस्ट हो, मतलब बहुत ही धीरे धीरे चल रहा हो। ठीक है, क्वेसी मतलब ऑलमोस्ट, स्टैटिक मतलब रेस्ट। तो क्या होगा डिफिनेशन इसका? अ प्रोसेस विच इज कैरिड आउट in a very slow manner, जो बहुत ही स्लो मैनर में चलता हो, with a small pressure difference, is known as quasi-static process। तो ऐसा प्रोसेस जो बहुत ही स्लो मैनर में चल रहा हो, धीरे धीरे चल रहा हो, उसको क्या बोलेंगे? क्वेसी स्टैटिक प्रोसेस। ठीक है, तो क्वेसी स्टैटिक प्रोसेस में क्या होता है? सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम स्टेट में होगा, इक्विलिब्रियम स्टेट में होगा हर एक स्टेप पे, जैसे जैसे वो आगे बढ़ेगा हर एक स्टेप पे वो इक्विलिब्रियम स्टेट में होगा। ठीक है, मतलब उसमें कोई भी डिसिपेटिव फोर्स वगैरह कुछ ऐसे नहीं आएंगे, अनबैलेंस फोर्स वगैरह है सुन में। तो लिख लो, इन क्वेसी स्टैटिक प्रोसेस, इन क्वेसी स्टैटिक प्रोसेस द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम स्टेट। The system is in equilibrium state at every step, हर एक स्टेप पे, क्योंकि बहुत स्लो मैनर में चल रहा है, तो जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा है हर एक स्टेप में, वो हर एक स्टेप में वो इक्विलिब्रियम स्टेट में है। ठीक है, क्वेसी स्टैटिक प्रोसेस को डार्क लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। क्वेसी स्टैटिक प्रोसेस रिप्रेजेंटेड बाय डार्क लाइन। ठीक है, जैसे मान लो ये पीवी डायग्राम है, तो इसमें मान लो ये कोई एक प्रोसेस है, तो ये जो है एक डार्क लाइन है। ठीक है, प्रोसेस 1 to 2, ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है। ठीक है, 1 से 2 तक के रास्ते को क्या बोलते हैं? प्रोसेस। ठीक है, तो क्वेसी स्टैटिक प्रोसेस को क्या बोलेंगे? डार्क लाइन से शो कर रहे हैं। अगर नॉन क्वेसी स्टैटिक प्रोसेस हो तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ये डॉटेड लाइन से। किससे? डॉटेड लाइन से। ठीक है, 1 2 नॉन क्वेसी। ठीक है, तो क्वेसी स्टैटिक प्रोसेस को डार्क लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है,
याद रहेगा ना, तो लिख लो। और भी कुछ चीज़ें इसमें, फॉर क्वेसी स्टैटिक जो पिस्टन सिलेंडर का अरेंजमेंट रहेगा वो फ्रिक्शन लेस होगा, फ्रिक्शन लेस पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट, ठीक है, क्वेसी स्टैटिक के लिए। और क्वेसी स्टैटिक प्रोसेस में गैस जो होगी आइडियल गैस होगी, ठीक है, और एक परफेक्ट इंसुलेशन होगा, परफेक्ट इंसुलेशन। है समझे? तो ये दो तरह के प्रोसेस हो गए, ठीक है, क्वेसी स्टैटिक, नॉन क्वेसी स्टैटिक। और प्रोसेस होता है, तीसरा प्रोसेस है रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस? रिवर्सिबल प्रोसेस। अब कोई भी प्रोसेस रिवर्सिबल कब होगा? क्वेसी, नॉन क्वेसी स्टैटिक हम समझ गए। क्वेसी स्टैटिक मतलब वेरी स्लो मैनर में चलेगा, स्टेप बाय स्टेप, हर एक स्टेप पे इक्विलिब्रियम में होगा। क्वेसी स्टैटिक प्रोसेस को डार्क लाइन से शो करते हैं, ठीक है। क्वेसी स्टैटिक के लिए पिस्टन सिलेंडर का जो अरेंजमेंट होगा वो फ्रिक्शन लेस होना चाहिए, गैस आइडियल होनी चाहिए और परफेक्ट इंसुलेशन होना चाहिए, ठीक है। रिवर्सिबल प्रोसेस की बात करें तो ऐसा प्रोसेस जो रिवर्स डायरेक्शन में आने के टाइम में वो सेम पाथ को फॉलो करे, कोई भी सिस्टम और सराउंडिंग पे इफेक्ट डाले बिना। जैसे लिख लो, ए प्रोसेस इज said to be reversible. A process is said to be reversible if reversed in direction follows the same path without leaving any effect on systems and surroundings. A process is said to be reversible. कोई भी प्रोसेस रिवर्सिबल कहलाएगा इफ़ यदि रिवर्स्ड इन डायरेक्शन फॉलोज द सेम पाथ, अगर रिवर्स डायरेक्शन में आने के टाइम पे वो सेम रास्ते को फॉलो कर रही है, विदाउट लीविंग एनी इफेक्ट ऑन सिस्टम एंड सराउंडिंग, बिना कोई इफेक्ट डाले हुए, सिस्टम और सराउंडिंग में बिना कोई इफेक्ट डाले हुए, बिना कोई चेंज किए हुए, अगर वो रिवर्स डायरेक्शन में सेम रास्ते को फॉलो कर रही है तो उसको बोलेंगे रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। जैसे ये एक पीवी डायग्राम है, ये कोई एक प्रोसेस है। अब मान लो ये 1 to 2 है, हम गए इस रास्ते से, 1 से 2 की तरफ इस रास्ते से गए, लेकिन वापस भी हम उसी रास्ते से आ रहे हैं, 2 से 1 जब आ रहे हैं तो उसी रास्ते से वापस आ रहे हैं, तो ये क्या हो गया? रिवर्सिबल प्रोसेस। क्या हो गया? रिवर्सिबल प्रोसेस। गए हम 1 से 2 इस रास्ते से, फिर वापस 2 से 1 उसी रास्ते से आ रहे हैं, तो क्या हो गया? वो रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। मान लो तुमको अपने बाज़ार से घर, तुम अपने घर से बाज़ार जा रहे हो जिस रास्ते से, उसी रास्ते से बाज़ार से घर वापस आ रहे हो, तो उसको क्या बोलेंगे? रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। तो रिवर्सिबल होने के लिए कुछ कंडीशन है, जैसे कि वो प्रोसेस जो रिवर्सिबल है वो क्वेसी स्टैटिक होना चाहिए, ठीक है। मतलब फ्रिक्शन विस्कोसिटी शुड नॉट बी प्रेजेंट, मतलब उसमें फ्रिक्शन और विस्कोसिटी वो सब प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, क्वेसी स्टैटिक होना चाहिए, ठीक है।
तो एक फ्रिक्शनलेस क्वेसी स्टैटिक प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? रिवर्सिबल प्रोसेस। क्या बोलेंगे? रिवर्सिबल। फ्रिक्शनलेस क्वेसी स्टैटिक प्रोसेस को क्या बोलेंगे? रिवर्सिबल। क्यों क्वेसी स्टैटिक क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये डार्क लाइन है, ठीक है। तो लिख लो, टू बी रिवर्सिबल सम कंडीशंस, टू बी रिवर्सिबल सम कंडीशंस। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आता है कि कौन सा प्रोसेस रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल के लिए क्या कंडीशन है, क्वेसी स्टैटिक प्रोसेस क्या है, ऐसे ऐसे ये सब कॉन्सेप्चुअल चीज़ें। न्यूमेरिकल्स के लिए ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो हैं, ये सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी जो पता चलती रहेंगी तो यही हेल्प करेंगी आगे न्यूमेरिकल्स में, ठीक है। टू बी रिवर्सिबल सम कंडीशंस, क्या कंडीशन है? इट मस्ट बी क्वेसी स्टैटिक प्रोसेस, इट मस्ट बी क्वेसी स्टैटिक। मतलब अगर रिवर्सिबल बोल रहे हैं तो रिवर्सिबल का मतलब है कि वो क्वेसी स्टैटिक होएगा। देखो डार्क लाइन से शो किया है, इट मस्ट बी क्वेसी स्टैटिक्स, ठीक है। क्वेसी स्टैटिक। फ्रिक्शन, विस्कोसिटी शुड नॉट प्रेजेंट। विस्कोसिटी, फ्रिक्शन ये सब प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो क्या बोल सकते हैं? अ फ्रिक्शनलेस क्वेसी स्टैटिक प्रोसेस is called a रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक। कि अगर कोई फ्रिक्शनलेस क्वेसी स्टैटिक प्रोसेस है तो उसको क्या बोलेंगे? रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। ये जो रिवर्सिबल प्रोसेस का कॉन्सेप्ट है वो हाइपोथेटिकल है, वो बस कल्पना मात्र है। कॉन्सेप्ट ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस इज हाइपोथेटिकल, ठीक। ये बस कल्पना मात्र है। तो जो रिवर्सिबल प्रोसेस है बस वो आइडियल गैस के केस में पॉसिबल है, ठीक है। क्योंकि हम आइडियल गैस की बात कर, रिवर्सिबल प्रोसेस आर पॉसिबल ओनली इन आइडियल गैस, ठीक है। नोट करके लिख लो, all reversible process is equal to quasi static, ठीक है। जितने भी रिवर्सिबल प्रोसेस है वो क्वेसी स्टैटिक है, ठीक है। बट ऑल क्वेसी स्टैटिक is not reversible, जितने भी रिवर्सिबल प्रोसेस हैं वो क्वेसी स्टैटिक हैं, लेकिन जितने क्वेसी स्टैटिक हैं वो रिवर्सिबल नहीं है। हो सकता है उसमें से, ज़रूरी नहीं है कि वो रिवर्सिबल हो, ठीक है। जितने रिवर्सिबल हैं वो क्वेसी स्टैटिक होंगे 100%, लेकिन जितने क्वेसी स्टैटिक प्रोसेस हैं ये ज़रूरी नहीं है कि 100% वो रिवर्सिबल हो, ठीक है। तो हमने क्वेसी स्टैटिक जाना, नॉन क्वेसी स्टैटिक जाना, रिवर्सिबल जाना। अब बात करेंगे इरिवर्सिबल की। किसकी?
इरिवर्सिबल प्रोसेस। चौथा इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो हमने रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या बोला था, कोई भी प्रोसेस रिवर्सिबल कहलाएगा अगर वो सेम पाथ को फॉलो कर रहा है रिवर्स डायरेक्शन में आने के टाइम पे। ठीक है, इधर क्या हो जाएगा, अ प्रोसेस इज said to be irreversible if reversed in direction does not follow the same path। कोई भी प्रोसेस इरिवर्सिबल कहलाएगा अगर वो रिवर्स आने के टाइम पे, जब वो रिवर्स आ रहा है तो वो सेम पाथ को फॉलो नहीं कर रहे, दूसरे रास्ते से आ रहे हैं। मतलब जिस रास्ते से गया है उस रास्ते से वापस नहीं आ रहा है। ठीक है, जिस रास्ते से गया है अब उस रास्ते से वापस नहीं आएगा, मतलब उधर वापस नहीं आना चाहते। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, इरिवर्सिबल। तो जितने भी इरिवर्सिबल प्रोसेस है वो नॉन क्वासी-स्टैटिक है। इट शुड बी नॉन क्वासी। इसमें फ्रिक्शन और विस्कोसिटी ये सब प्रेजेंट रहेगा। फ्रिक्शन, विस्कोसिटी शुड बी प्रेजेंट। इसमें विस्कोसिटी फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए, लेकिन इस प्रोसेस में फ्रिक्शन और विस्कोसिटी होना चाहिए। तो जितने भी रियल प्रोसेस हैं वो क्या है, इरिवर्सिबल। ऑल रियल प्रोसेस आर एक्चुअल प्रोसेस आर इरिवर्सिबल। जितने आइडियल प्रोसेस थे, जितने भी हम प्रोसेस पढ़ेंगे, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, एडियाबैटिक, जितने भी पढ़ेंगे वो सब क्या है, आइडियल है, रिवर्सिबल है। लेकिन जो एक्चुअली रियलिटी में जो होते हैं वो प्रोसेस इरिवर्सिबल। ठीक है, तो जितने रियल प्रोसेस हैं वो रिवर्सिबल ऐसे में। तो जितने भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हैं, सडन चेंज हो जा रहा है उनमें, ठीक है, तो वो क्या है, इरिवर्सिबल। तो थोड़ा नोट करके लिखना हीट ट्रांसफ़र के बारे में। जो हीट ट्रांसफ़र है वो रिवर्सिबल होगा कब होगा, जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो क्या हो, if the temperature difference between the bodies are infinitesimally small, बहुत छोटे हों, टेम्परेचर डिफरेंस क्या हो, बहुत कम हो। लेकिन अगर हीट ट्रांसफ़र इरिवर्सिबल होगा कब होगा, इफ द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द टू बॉडीज आर फाइनाइट। कुछ निश्चित हो, ठीक है, कुछ फिक्स हो, इनफाइनाइट
बहुत छोटा ना हो, कुछ फिक्स हो, नंबर हो कुछ, ठीक है। तो हीट ट्रांसफ़र रिवर्सिबल भी हो सकता है, इरिवर्सिबल भी हो सकता है। रिवर्सिबल कब होगा? जब इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल हो, ठीक है, टेम्परेचर डिफरेंस। इरिवर्सिबल कब होगा? जब फाइनाइट हो टेम्परेचर डिफरेंस। तो इतनी चीज़ें समझ में आ गई। अब दो चीज़ें हैं, एक साइकिल है और एक प्रोसेस है। साइकिल और प्रोसेस। तो प्रोसेस के बारे में तो हम थोड़ा थोड़ा बता लिए, साइकिल के बारे में देखते हैं। थर्मोडायनेमिक साइकिल। प्रोसेस हमने देखा था, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, ये सब हमने देखा था। थर्मोडायनेमिक साइकिल के बारे में देखते हैं कि क्या है थर्मोडायनेमिक साइकिल, ठीक है। कोई भी सिस्टम के पास थर्मोडायनेमिक साइकिल रहने का मतलब है कि उसके जो इनिशियल और फाइनल पॉइंट है वो सेम है। क्या है? अ सिस्टम इज सेड टू हैव undergone thermodynamic cycle if the initial and final points are same, ठीक है। कि अगर सिस्टम के इनिशियल और फाइनल, उस साइकिल के इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है तो थर्मोडायनेमिक साइकिल होगी। जैसे मान लो ये पीवी डायग्राम है और मान लो कि हमने कुछ प्रोसेस किया था, साइकिल बन गई। साइकिल बनने का मतलब क्लोज्ड हो जाए, ठीक है। मान लो ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। हमने 1 से 2 चला, 2 से 1 चला, 3 से 4, 4 से 1। जहाँ से शुरू किया था, 1 से शुरू किया था, घूम करके वहीं पार आ गए। मतलब इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या हो गए? सेम। इनिशियल और ये फाइनल पॉइंट हो गए सेम। जहाँ से शुरू किया था घूम फिर के वहीं पे, जहाँ से शुरू किया था घूम फिर के वहीं पर आ गए, तो उसको क्या बोलेंगे? थर्मोडायनेमिक साइकिल, ठीक है। ये भी क्या हो गई? थर्मोडायनेमिक साइकिल। मान लो ये एक प्रोसेस है, तो हम एक इधर गए, फिर एक इधर आए, ठीक है। ये 1 है, ये 2 है, 1 से 2 इधर आए, 2 से 1, यहाँ से चले थे, घूम फिर के वहीं पे आ गए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ये थर्मोडायनेमिक साइकिल। तो थर्मोडायनेमिक साइकिल के केस में क्या है? इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स आर सेम। इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स सेम। इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट सेम किसके लिए? फॉर साइकिल। साइकिल के लिए इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट सेम, ठीक है। इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट सेम। चेंज इन प्रॉपर्टी इक्वल टू 0। प्रॉपर्टी में अगर कोई चेंज है तो वो 0 होगा। किसके लिए? साइकिल के लिए। फॉर अ साइकिल चेंज इन प्रॉपर्टी इज इक्वल टू 0। अब प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है? इंटेंसिव, एक्सटेंसिव, कुछ भी हो सकता है। जैसे मैं बात करूँ इंटरनल एनर्जी की, इंटरनल एनर्जी की बात कर रहा हूँ कि इंटरनल एनर्जी जो है वो साइकिल के लिए क्या होगी? तो इंटरनल एनर्जी साइकिल के लिए क्या होगी? 0। चेंज इन प्रॉपर्टी इक्वल टू 0। ऐसा नहीं।
ये हो गई। तो कहलाएगी थर्मोडायनेमिक साइकिल। ये हो गई थर्मोडायनेमिक साइकिल। प्रोसेस हो गया, साइकिल हो गई। अब एक चीज़ की बात करते हैं, किसकी? लॉ है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। किसकी? जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स का जीरोथ लॉ। तो जीरोथ लॉ कौन दिया था? गिवन बाय राल्फ फाउलर। कब दिया था? इन 1931। गिवन बाय राल्फ फाउलर इन 1931। ये जो जीरोथ लॉ है, डिफाइंड आफ्टर फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ। इस थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में हम कुछ लॉज पढ़ेंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो हम शुरुआत कर रहे हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का मतलब ये नहीं कि वो पहले आया है। सबसे पहले कौन आया है? जीरोथ लॉ। यानी ऐसा समझना नहीं है जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, तो 0 1 2 ऐसा आ रहा है, ये समझना है। ये जरूरी नहीं, ये नहीं है कि हाँ 0 है तो 0 पहले आया होगा, ये लॉ पहले आया नहीं। पहले फर्स्ट लॉ आया, फिर सेकेंड लॉ आया, उसके बाद जीरोथ लॉ आया। ठीक है, तो जीरोथ लॉ आया कब आया? पहले फर्स्ट लॉ आया, सेकेंड लॉ आया, उसके बाद जीरोथ लॉ आया। तो डिफाइंड आफ्टर फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ, ऐसा नहीं। अब बात करते हैं कि जीरोथ लॉ है क्या? कह रहा है कि 3 बॉडी है। क्या है? 3 बॉडी है। बॉडी ए, ये बॉडी बी, ये बॉडी सी। ठीक है, जीरोथ लॉ बोलता है कि जब बॉडी ए बॉडी बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है। किसमें? बॉडी ए बॉडी बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है। बॉडी बी बॉडी सी के साथ में थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तो बॉडी ए जो है वो ऑटोमेटिकली सी के साथ में थर्मल इक्विलिब्रियम में होगी। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब टेम्परेचर सेम। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब टेम्परेचर सेम, मतलब अब उसमें कोई भी हीट ट्रांसफ़र नहीं होगा। हीट ट्रांसफ़र कैसे होता है? हायर टेम्परेचर बॉडी से लोअर टेम्परेचर बॉडी तक, हायर टेम्परेचर बॉडी से लोअर टेम्परेचर बॉडी तक। लेकिन अगर थर्मल इक्विलिब्रियम बोल दिया मतलब अब दोनों का टेम्परेचर सेम है, मतलब अब कोई उसमें हीट ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, ऊर्जा का स्थानांतरण नहीं, ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं हो रहा है। ठीक है, तब जीरोथ लॉ क्या बोलता है? व्हेन बॉडी ए इज़ इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद बॉडी बी एंड बॉडी बी इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद बॉडी सी सेपरेटली, देन बॉडी ए एंड सी विल आल्सो बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम टू ईच अदर। क्या बोला? व्हेन बॉडी ए इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम with body B and body B
is in thermal equilibrium with body C separately, then body A and C will also be in thermal equilibrium to each other. ठीक, अगर बॉडी ए बॉडी बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है और बॉडी बी बॉडी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है सेपरेटली अलग अलग, तो बॉडी ए बॉडी सी के साथ भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। यही है जीरोथ लॉ। ठीक है, तो जीरोथ लॉ किसका कॉन्सेप्ट दे रहा है? थर्मल इक्विलिब्रियम का, मतलब टेम्परेचर का, कि लिख लो, दिस लॉ गिव्स कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर। एग्जाम में पूछेगा कि विच लॉ, कौन सा नियम, थर्मोडायनेमिक्स का कौन सा नियम टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट देता है या थर्मल इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट देता है। ठीक है, या कौन सा लॉ थर्मल इक्विलिब्रियम के साथ में डील करता है। जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, कौन सा? तो याद रखना है जीरोथ लॉ। जीरोथ लॉ इज द बेसिस ऑफ टेम्परेचर मेजरमेंट। जीरोथ लॉ गिव्स द कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, जीरोथ लॉ डील्स विथ थर्मल इक्विलिब्रियम। ओके, दिस लॉ गिव्स कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर, मतलब इस लॉ के अकॉर्डिंग टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। लिख लो, इन, क्योंकि थर्मल इक्विलिब्रियम में टेम्परेचर कांस्टेंट, इन जीरोथ लॉ टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, मतलब ये टेम्परेचर मेजर करता है। जीरोथ लॉ ऑफ thermodynamics is the basis of टेम्परेचर मेजरमेंट। जहाँ भी टेम्परेचर की बात आ जाएगी, थर्मल इक्विलिब्रियम की बात आ जाएगी, तो समझ लेना है कि वो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। ठीक है, वो किससे रिलेटेड है? जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। जहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट है या जहाँ पर कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर के बारे में पूछे या टेम्परेचर मेजरमेंट के बारे में पूछे, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? जीरोथ लॉ से रिलेटेड। ठीक है, क्या है जीरोथ लॉ? कि अगर बॉडी ए बॉडी बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, बॉडी बी बॉडी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो बॉडी ए सी के साथ में भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होगी। ठीक है, तो मतलब वो क्या बोल रहा है कि जीरोथ लॉ के अकॉर्डिंग एक बॉडी थर्मोमीटर की तरह एक्ट करेगी। तभी तो ऑटोमेटिकली थर्मल इक्विलिब्रियम हो गया। अकॉर्डिंग टू जीरोथ लॉ, वन बॉडी एक्ट एज थर्मोमीटर। ठीक, आई होप जीरोथ लॉ थर्मोडायनेमिक्स तक सबको समझ में आया होगा, इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। हाँ, सच में। तो जीरोथ लॉ थर्मोडायनेमिक्स में क्या होता है? हीट ट्रांसफ़र, हीट एक्सचेंज होना बंद हो जाता है।
क्या हो जाता है, डेल्टा क्यू जो है वो 0 हो जाता है, मतलब हीट ट्रांसफ़र होना या एक्सचेंज होना बंद हो जाता है। ठीक है, क्यों? हीट ट्रांसफ़र कब होता है? हायर टेम्परेचर बॉडी से लोअर टेम्परेचर बॉडी, मतलब जब एक बॉडी का टेम्परेचर हाई और दूसरे वाले बॉडी का टेम्परेचर कम हो तभी हीट का ट्रांसफ़र होता है। कहाँ से कहाँ? हायर टेम्परेचर बॉडी से लोअर टेम्परेचर बॉडी की तरफ। लेकिन जब वो थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गए, टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया दोनों का, तो मतलब अब हीट ट्रांसफ़र नहीं होगा, मतलब हीट ट्रांसफ़र 0। है समझ में? तो इतनी चीज़ें हो गई। आज के लेक्चर में हम इतना ही बात करेंगे। इसके आगे के लेक्चर में हम बात करेंगे कुछ डिफरेंट टाइप्स के थर्मामीटर्स के बारे में, और वो किस प्रिंसिपल पर काम करते हैं, उनकी थर्मामीट्रिक प्रॉपर्टी क्या है। ठीक है, और फिर हम बात करेंगे कन्वर्जन कैसे करते हैं, फिर हीट और मास, हीट और वर्क ट्रांसफ़र की बात करेंगे, फिर डिफरेंट प्रोसेस के लिए हम वर्क डन निकालेंगे, फार्मूला जानेंगे उसका क्या है कैसे है, वो हम देखेंगे आगे के लेक्चर में। आई होप सबको ये लेक्चर पसंद आया हो, और जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा इसके पहले वाला, वो जा कर के लेक्चर को देख लें, और कोई भी डाउट हो कुछ हो तो कमेंट करें, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।